हेलो दोस्तों, होम साइंस ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आते हैं। ये क्विज है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से क्विज सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस क्विज में अपना नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, कोई भी नेम मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी मेल आईडी की रिक्वायरमेंट है xyz@gmail.com। इतना करने के बाद हमारा क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। और देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान इसके ऑप्शन है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो इन चार ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है उसकी गरिमा या एवं मर्यादा। ठीक है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा। इस पर हम टिक करेंगे। ठीक, अगर आपको लगता है कि ये आंसर गलत हो गया है तो आप फिर से यहाँ पे क्लियर सेक्शन पर क्लिक करके ऑप्शन को आप फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि संपूर्ण विकास होता है किसी भी समाज का। इसमें लोकतंत्र मजबूत होता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अंधविश्वास में कमी आती है, जैसे जैसे आदमी शिक्षित होगा उसके अंधविश्वास में जो है कमी आएगी, पाखंड से दूर रहेगा। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, शिक्षित होगा, काम करेगा आदमी तो ज़रूरी है कि वो कुछ कमाएगा और आर्थिक विकास में जो है मजबूती आएगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये सभी, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? जब कोई छात्र आपको बाहर मिलता है, कैंपस के बाहर, स्कूल के बाहर, तो आप उसके साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे? तो इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप एक शिक्षक हैं। तो शिक्षक चाहे स्कूल में हो चाहे बाहर हो, उसका व्यवहार एक आदर्श की तरह से देखा जाता है। तो जब भी आपका स्टूडेंट मिलता है तो उसको आप सीरियसली लेना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन है, अजनबी की तरह से मुलाकात करेंगे। भैया आपका स्टूडेंट है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप बात नहीं करना पसंद करेंगे तो ये आपका एरोगेंस होगा, ये घमंड होगा, जो कि एक शिक्षक के लिए उचित नहीं है। बहुत गंभीर होकर के बात करेंगे या मित्रों की तरह से बात करेंगे। तो स्टूडेंट आपका मित्र की तरह आप उसको उसकी समस्या के समाधान के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए आप तो उससे बात कर सकते हैं, लेकिन हर समय उसको फ्रेंडली नहीं बिहेव कर सकते। इसमें जो करेक्ट आंसर है, बहुत गंभीर होकर के आप बात करेंगे। ठीक है, मीन्स किसी भी मुद्दे पर, या उसको आप ऐसा प्रस्तुत करेंगे अपने आप को कि आपसे स्टूडेंट हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहे। अगला प्रश्न है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि आपका शिक्षा कब सार्थक होगी। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। ठीक है,
ये इसका सही ऑप्शन है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हों। अगला प्रश्न आपका है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखिए, पहले एक एक ऑप्शन पर हम विचार कर लेते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, क्या ये उद्देश्य होना चाहिए? क्या हम नौकरी के लिए ही शिक्षा ग्रहण करते हैं? नहीं, हमारे आचरण सही होने चाहिए, हम सही ढंग से व्यवहार करें, ऐसा होना चाहिए। नौकरी ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, कुछ हद तक ये तो ठीक है कि छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यह भी पूर्ण करेक्ट नहीं है, पूर्ण सही नहीं है। छात्रों को साक्षर बनाना, क्या यही उद्देश्य है शिक्षा का कि हम छात्रों को साक्षर बनाएं, पढ़ना लिखना जान जाएं? नहीं, शिक्षा का उद्देश्य ये भी नहीं है कि हम छात्रों को केवल साक्षर बनाएं, बल्कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ये है, बालकों का सर्वांगीण विकास मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट हैं जो कि ध्यान में रखना चाहिए? तो इसमें शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? जब आप पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण का मतलब है सिलेबस से। जब आप सिलेबस, एक टीचर जब सिलेबस डिसाइड करता है कि छात्रों को क्या पढ़ाना चाहिए, तो सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए कि आपके सिलेबस से कितना शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त हो रहा है। शिक्षण छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, हमारे जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें क्लासेस बने हुए हैं, आपके स्टेप बने हुए हैं, जैसे बीए है, फिर एमए है, इस तरह से बने हुए हैं। ऐसा इसीलिए बना है क्योंकि जब छात्र का विकास होता है तो एक लेवल के बाद दूसरा लेवल शुरू हो जाता है कि उसके आईक्यू लेवल बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। उसके आधार पर आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ए और बी, मीन्स आपका ये वाला और ये वाला दोनों ऑप्शन सही है। तो इसको हम यहाँ पर पॉइंट कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। शिक्षण की क्या योजना पद्धति होनी चाहिए? कैसे आप शिक्षा देंगे? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है उसको आपको लगाने हैं। तो शिक्षक केंद्र, शिक्षण की योजना क्या शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए? मीन्स जो टीचिंग किया जा रहा है, क्या टीचर के अकॉर्डिंग ही, टीचर के अनुसार ही सारा चीज़ हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें छात्र भी हैं, हम छात्र के लिए, छात्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो शिक्षक केंद्रित जो ऑप्शन है ये पूर्णतया सत्य नहीं है। प्रोजेक्ट केंद्रित होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है। तो प्रोजेक्ट का मतलब है कि हम किसी टॉपिक पर या किसी उद्देश्य पर कार्य करते हैं, ठीक है, कि हमारा एक उद्देश्य है, जैसे प्रैक्टिकल दिया गया, कोई बच्चों को होमवर्क दिया गया, इस तरह से कोई कार्य है, ठीक है। तो उस जो है विशेष कार्य को केंद्रित मान करके शिक्षण की योजना बनानी चाहिए,
नहीं, ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, क्या ऐसा है? नहीं, पाठ्य पुस्तक के हिसाब से नहीं। बालक केंद्रित होना चाहिए, हाँ, बालक केंद्रित होना चाहिए। स्टूडेंट केंद्रित होना चाहिए कि स्टूडेंट के विकास कर रहे हैं। सो जो हमारा शिक्षण की योजना है कि बालक हमारा कितना समझ रहा है, कितना समझदार है और आगे कितना अभी उसको समझना बाकी है, इस प्रकार से हम हर एक लेक्चर को हम नियोजित करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं और जाकर के उसको हम शिक्षा देते हैं। सो इसमें सही ऑप्शन बालक केंद्रित है। अगला प्रश्न, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एक टीचर है, उसकी कार्यक्षमता कैसे बढ़ सकती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति दे करके, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन दे करके। तो परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति दे करके, अब क्या हम अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं? मेरे स्टूडेंट का अगर रिजल्ट आया है, रिजल्ट अच्छा आया है, तो क्या इसके बेस पर हम शिक्षक की कार्यक्षमता मीन्स उसकी टीचिंग एबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं? नहीं, ये सत्य नहीं है। कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको और हम अनुशासित कर दें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि शिक्षक की कार्यक्षमता बढ़ जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, ठीक है। और चौथा इसमें ऑप्शन है अच्छा वेतन देकर। क्या अच्छा वेतन देकर के हम शिक्षक की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं? ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, जब अध्यापक एक टीचर जो टीचिंग करता है, तो टीचिंग करता है तो उसके द्वारा जो कार्य होता है, बालक का विकास होता है, उसकी उपलब्धि को हम देखते हुए उसके कार्यों की सराहना करेंगे तो टीचर टीचिंग में रुचि लेगा। जब रुचि लेगा तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। तो इसमें सही ऑप्शन ये तीसरा है, अध्यापक की कार्यों की सराहना करके। अगला प्रश्न हमारा, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या है? तो व्यक्ति को विद्वान बनाती है, इसलिए शिक्षा ग्रहण करना चाहिए? नहीं, हमें केवल विद्वान ही नहीं बनना है। व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, क्या हम केवल शिक्षा से केवल पैसे कमा सकते हैं? नहीं, ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति के अंदर एक सेल्फ स्टीम, स्वाभिमान पैदा करती है शिक्षा। उसे समाज में खड़े होने लायक बनाती है शिक्षा। उसको उसके विचारों को एक दिशा देती है शिक्षा। और शिक्षा जो है उसको दूरदर्शी बनाती है व्यक्ति को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? कक्षा नेतृत्व की अंग्रेजी आपकी क्लास कंट्रोलिंग है, ठीक है, क्लास कंट्रोलिंग। कक्षा नेतृत्व, क्लास कंट्रोलिंग हम कैसे करते हैं? एक टीचर क्लास में जाता है तो किस तरह का उसका क्लास होना चाहिए? प्रभुत्ववादी। प्रभुत्ववादी मतलब कि कई स्टूडेंट हैं, तो हम क्या किसी स्टूडेंट के पर्सनालिटी पर या उसके बैकग्राउंड के बेस पर उसको सेटिंग दे सकते हैं कि उसको आगे बैठाएं या पीछे बैठाएं? नहीं, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। सभी का मिला जुला रूप होकर के क्या हम
पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। प्रयोजनवादी, क्या हम किसी उद्देश्य से हम किसी को इधर उधर उनको शिफ्ट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से हम कक्षा नेतृत्व करेंगे, ठीक है, लोक डेमोक्रेटिक तरीके से। इसमें सही ऑप्शन लोकतांत्रिक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। कोई टॉपिक दे दिया गया आपको भाषण देनी है, तो आप जो है क्या करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक सही ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना है। तो इसमें इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे। अगर आपको भाषण देने के लिए कहा गया, क्या मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, या फिर कुछ देर का समय मांगेंगे। आप क्या करेंगे। यह डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है। तो कोई गंभीर विषय है तो उस पर आपको भाषण देना है, तो आप जो है विषय की गंभीरता को समझते हुए सहर्ष तैयार हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन सही है, ठीक है, सहर्ष तैयार। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना कितना उचित है। और इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन कौन सा है, इसको चुनना है। आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, या आवश्यक है, या अनावश्यक है, असंभव है। तो इसमें आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है, ये सही ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को, कोई टॉपिक हो, उसको स्टूडेंट को आसानी से इजी वे में समझाना है, तो टीचर को सबसे पहले उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसमें सब ऑप्शन है, आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी व्यक्तित्व, सहृदयता। हमें स्टूडेंट को समझाना है तो आत्मविश्वास से केवल काम बन जाएगा नहीं, विषय वस्तु का ज्ञान भी होना आवश्यक है। प्रभावी अभिव्यक्ति, जो हमारा एक्सप्रेशन है, जैसे हम बोलते हैं, बोलने की क्षमता है, हम बोल लेते हैं अच्छा, तो क्या यह आपका इतना जो है सफिशिएंट है, नहीं। सहृदयता, क्या हमारा हृदय उदार है, तो हम स्टूडेंट को किसी विषय वस्तु को सरलता से समझा सकते हैं, नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो विषय वस्तु का ज्ञान होना। सर्वप्रथम टीचर के अंदर उसको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, यह आवश्यक और आवश्यक गुण है एक अच्छे टीचर का। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, किस तरह से करते हैं। अगर सारे बच्चे हैं, उनको एक ही जैसी समस्या है, तो उसका समाधान किस तरह से करेंगे। एक एक करके करेंगे, हम एक एक स्टूडेंट को बुलाएंगे, समाधान करते जाएंगे। क्या ऐसा संभव है, नहीं। अगर हमारे इस क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो हमको बहुत सारा टाइम लगेगा। पहले छोटे बच्चे को, पहले बड़े बच्चे को, क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सामूहिक ढंग से, हाँ, सारे स्टूडेंट को एक जगह बैठा करके, एक क्लास में बैठा करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि उनकी समस्या एक कॉमन समस्या है। तो इसमें सही ऑप्शन सामूहिक ढंग से है। अगला प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन से है। प्रभावी संप्रेषण संभव कैसे हो सकता है। श्रोता के स्तर को जान करके, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से,
जोर से बोल करके। तो श्रोता के स्तर को जान करके कैसे हम प्रभावी संप्रेषण कर सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये जो ऑप्शन है इनको एक एक करके चेक कर लेते हैं। जैसे दूसरा ऑप्शन है, आपके उचित शब्द प्रयोग से, क्या हम सही शब्द प्रयोग करेंगे ये प्रभावी होगा? हाँ जरूर होगा, थोड़ा बहुत होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। आपके विस्तृत ज्ञान से, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, क्या ये संभावी ये आपका प्रभावी संप्रेषण होगा? कोई आवश्यक नहीं है। जोर से बोल करके, क्या अगर हम जोर से बोलते हैं तो क्या ये प्रभावी संप्रेषण है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप तेज़ी से बोलते हो तो सही बोलें और स्टूडेंट तक सही पहुंच जाए। तो जो संप्रेषण है, संप्रेषण को थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूं कि इसमें कौन कौन से स्तर होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका एक सेंडर होगा, ठीक है, और एक रिसीवर होता है। ठीक, स्टूडेंट आपके रिसीवर है, सेंडर कुछ बातें, कुछ मैसेज भेजता है और रिसीवर उसका रिस्पांस करता है। ये है कम्युनिकेशन। जो हम बात बोलते हैं वो सेंडर की तरफ जाता है, रिसीवर की तरफ जाता है और रिसीवर उसका रिस्पांस करता है। तो इसके जो कंपोनेंट हो गए, ठीक है, पैरामीटर जो हो गए, वो सेंडर है और रिसीवर है, मैसेज है और जो माध्यम है कम्युनिकेशन का वो चीज़। ठीक है, तो इसमें श्रोता के स्तर को जान करके हम प्रभावी संप्रेषण कर सकते हैं कि श्रोता जो है हमारा किस लेवल का है, उसको सही से सुनाई दे रहा है कि नहीं, जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो पूरा का पूरा उसको उसके पास पहुंच रहा है, सही से पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम मैसेज भेजें तो पूरा का पूरा स्टूडेंट के पास पहुंचे और स्टूडेंट उस मैसेज को अपने में आत्मसात करे और समझे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड से आवश्यक थे, जो कि हमने बताया। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा है, श्रोता के स्तर को जान करके ही हम प्रभावी संप्रेषण कर सकते हैं। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। छोटे बच्चों को शिक्षा देना अति आवश्यक है, उनको शिक्षित करना जरूरी है, लेकिन उनके ये बोझ एक्स्ट्रा ना हो तो वो किस चीज़ का नहीं होना चाहिए। इसमें लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ, इसमें जो गृह कार्य का बोझ है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सही ऑप्शन गृह कार्य का बोझ। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? कोई स्टूडेंट है, आपसे कोई मिस्टेक हो गया बोलने में या लिखने में, ठीक है, या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई छात्र आपको बताया कि सर आप गलत बोले हैं, तो आप क्या करेंगे? छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, या फिर दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आएंगे। ठीक है, तो इसमें आप स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, आपने कोई गलत बोला है और स्टूडेंट उसको पॉइंट किया है, वो बताया है, तो आप उसको सहर्ष से स्वीकार कर लीजिए कि ये हमसे मिस्टेक हुआ, मैं इसको सुधारूंगा। ठीक है, ये टीचर को गलती अपनी स्वीकार करने में देरी नहीं करनी चाहिए और उसको सुधार करना चाहिए। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? इसमें 4 भूमिका है एक शिक्षक की, जो कि अनुशासन बनाए रखने से संबंधित है। शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो 4 ऑप्शन में कौन सी भूमिका सबसे सराहनीय है उसको यहाँ पर इंगित करना है। तो शिक्षक जो है शिक्षा से जुड़ा है, उसका एक क्लास होगा, कक्षा होगा, उसमें स्टूडेंट हैं, तो हर एक स्टूडेंट तक
शिक्षक को अपनी बात पहुंचाना है। तो शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता इसमें सही ऑप्शन है, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? इसमें 4 विद्वानों का नाम है। तो चार विद्वानों में से कौन सा विद्वान जो है सीखने के लर्निंग के 5 स्टेज बताए हैं? 5 स्टेज ऑफ लर्निंग। तो 5 स्टेज ऑफ लर्निंग बताए हैं हर्बर्ट ने। तो ये हमारा हर्बर्ट जो है ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट अगर बदमाशी करता है या मिस्टेक करता है या अनुशासनहीनता करता है तो उसको जो दंड दिया जाता है वो कैसा होना चाहिए? ठीक है। भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। ठीक है। तो आप जो दंड दे रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए? तो उसमें सही ऑप्शन है दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले। कोई भी दंड हो, कोई भी पनिशमेंट हो स्टूडेंट के लिए, तो पनिशमेंट स्टूडेंट का पनिशमेंट स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए होना चाहिए, उसके सुधार के लिए होना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दंड पाने के बाद और उद्दंडता करता है। तो इसमें सही ऑप्शन है दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टीचर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और इम्प्रूव्ड क्वालिटी के साथ में क्लास में जाता है और स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा देता है और शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे एक सबमिट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा आपका जो पेपर है सबमिट हो जाएगा। यहाँ आप स्कोर अपना देख सकते हो। व्यू स्कोर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो सही ऑप्शन रहेंगे वो आपको सही उत्तर आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें 20 क्वेश्चन थे तो 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन मीन्स ओवरऑल 20 क्वेश्चन ही है। इसमें जो नेम और ईमेल है, ठीक है, इसको भी 2 क्वेश्चन मान लिया, लेकिन ये आपका इसको आप माइनस करेंगे तो 18 क्वेश्चन है। तो 18 क्वेश्चन में आपको 18 मिला। ठीक है। तो और यहाँ पे देखेंगे कि इसके समरी भी आ गई है। तो यहाँ आप दोबारा इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसके सही ऑप्शन नीचे मेंशन है। और यहाँ पर अगर आपको दोबारा पेपर देना है, ठीक है, इसको फिर से चेक करना है तो सबमिट अनदर रिस्पांस मिशन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपका पेपर ओपन हो जाएगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग